हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस प्रॉब्लम सेट्स में मैकेनिक्स टॉपिक पर दो प्रॉब्लम्स आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है और ये दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको एक यूनिफॉर्म सिलेंडर बार ए बी दे रखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग टू ब्रेक्स डिटरमिन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बार, द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। यानी कि इनिशियली ये जो बार है ए बी, इनिशियली तो ये दोनों स्प्रिंग से सपोर्टेड है, इक्विलिब्रियम में है, नेचुरली इक्विलिब्रियम में ही होगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये वाला स्प्रिंग टूट जाता है। जब दोनों स्प्रिंग ने इस बार को सपोर्ट कर रखा है तो मान लेते हैं कि पहला स्प्रिंग फोर्स F1 लगाता है ऊपर की तरफ, दूसरा स्प्रिंग फोर्स F2 लगाता है। देन आई कैन से बाय सिमेट्री दैट F1 हैज टू बी इक्वल टू F2। या आप ऐसे भी देखिए कि बिकॉज ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम दिस F1 हैज टू बी इक्वल टू F2। अगर F1 और F2 अनइक्वल हो जाएगा तो इस रॉड में टॉर्क आ जाएगा, और अगर टॉर्क आ गया तो ये रॉड रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। मान लेते हैं कि इसका मास m है तो वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है, इस mg को ये F1 F2 बैलेंस कर रहा है। तो बहुत आसान है, हम लोग लिख सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F2, दिस इज इक्वल टू mg/2। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि ये जो दूसरा स्प्रिंग है ना, ये टूट जाता है। ले बेटा तू यहाँ से टूट के भाग जा। तो जैसे ही ये स्प्रिंग टूट गया तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये F1 फोर्स चेंज होगा? सेकेंड स्प्रिंग के टूटने से पहले F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड था mg/2। तो जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 हैज ब्रोकन या इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग 2 हैज ब्रोकन, क्या इस F1 का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं, F1 का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको समझिए। यहाँ पर अगर स्प्रिंग के बदले हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रिंग रखते ना, तो हो सकता है कि देयर मे बी सम चेंज इन द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, इंपल्सिव टेंशन कुछ आता है। तो स्ट्रिंग के केस में एब्रप्ट चेंज इन टेंशन हो सकता है। तो स्ट्रिंग के केस में एब्रप्ट चेंज इन टेंशन हो सकता है, लेकिन यहां पर देखिए स्ट्रिंग नहीं होकर के स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग 2 के टूटने के बाद भी F1 का मैग्नीट्यूड mg/2 ही रहेगा। क्यों रहेगा? सिंपल रीजन है, ये जो फोर्स F1 है ये क्या है? स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है K इंटू डेल्टा एल। K हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, डेल्टा एल हो गया एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो डेल्टा एल जो है वो एब्रप्टली चेंज कभी नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कि जब दोनों स्प्रिंग लगा हुआ था तो डेल्टा एल की वैल्यू थी 2.5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो जैसे ही आपने स्प्रिंग 2 यहाँ से हटा दिया या तोड़ दिया तो अपने आप ये 2.5 सेंटीमीटर घट के 1.5 या बढ़ के 3.5 नहीं हो सकता है। तो क्योंकि डेल्टा एल में कोई अब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए स्प्रिंग फोर्स में भी कोई अब्रप्ट चेंज नहीं हो सकता है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ टेंशन इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में अब्रप्ट चेंज हो सकता है। आगे मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है वो अब्रप्टली चेंज कर रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए तो क्या होगा, एक mg बेटा नीचे की तरफ आ जा, यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों फोर्स के कारण सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है c, तो हम लोग लिख सकते हैं F1 फोर्स कितना है? mg/2 ऊपर की तरफ है, mg फोर्स नीचे की तरफ है, यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg/2, नेट फोर्स डाउनवर्ड इतना हो गया। तो इस फोर्स के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा सेंटर ऑफ मास का? ऑब्वियसली इस फोर्स को m से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया g/2। तो ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट c ये कितना हो जाएगा? g/2। इसमें मैंने माइनस कर दिया, j कैप लगा दिया, माइनस इसलिए क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए। अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। जब भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो ना, तो बेसिक एक इक्वेशन होता है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन लगाएगा? यही F1 फोर्स लगाएगा। मैग्नीट्यूड कितना है? mg/2, और ये टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए अल्फा भी जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो टॉर्क अबाउट c क्या हो गया? ये लिखो भाई mg/2 है तो लिख दो mg/2, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितना है? l/2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दें क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ic कितना हो जाएगा? ml²/12 इंटू अल्फा। तो इससे आ गया अल्फा की वैल्यू -3g/l, और हमने इसको कर दिया k कैप। k कैप इसलिए किया
क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। क्वेश्चन में अब हमसे पूछा है कि पॉइंट ए का एक्सेलरेशन कितना होगा और इस पॉइंट बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये जो रॉड है ये एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी में जब भी आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाए तो उस रिजिड बॉडी के किसी भी और आर्बिट्ररी पॉइंट का आप नेट टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। बहुत सिंपल उसका कॉन्सेप्ट होता है, मैंने अपने थ्योरी क्लास में कई बार बताया होगा, मैं यहाँ पर दोबारा आपको बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई ये आर्बिट्ररी शेप का रिजिड बॉडी है, इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है P और दूसरा पॉइंट है मान लेते हैं यहाँ पर Q। रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि मॉडुलस PQ दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिजिड बॉडी का डेफिनेशन हो गया। और हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q ये क्या होता है? ये हो जाता है ओमेगा क्रॉस R PQ, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q वो क्या होगा? ओमेगा क्रॉस R PQ। ओमेगा है इस रिजिड बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर। हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये रिजिड बॉडी प्लेनर मोशन कर रहा है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है ना ओमेगा, वो या तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। हम लोग टू डायमेंशनल मोशन की ही बात कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम मोस्ट जनरल आर्बिट्ररी वाला केस हम लोग नहीं ले रहे हैं। ये फॉर्मूला वैसे उसके लिए भी ट्रू होता है, लेकिन हम लोग अभी जेई लेवल में जनरली टू डायमेंशनल मोशन ही कंसिडर करते हैं। अब अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q फाइंड करना हो तो क्या करेंगे? एक्सेलरेशन क्या होता है? d/dt ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। ये वाला जो इक्वेशन उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि हमें डिफरेंशिएट करना होगा इसको d/dt ओमेगा क्रॉस R। सब जगह PQ है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है ना, तो समझ ही रहे हैं। प्रोडक्ट रूल लगाइए, पहले d ओमेगा बाई dt करिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा। तो लिख दो भाई, ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस R, ये R क्या है? R P विथ रिस्पेक्ट टू Q प्लस ओमेगा क्रॉस dr/dt। ठीक है, अब ये सब कुछ बुक्स में रहता है, कुछ में नहीं होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, एक बार समझ लो। अब इस dr/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VPQ। इसको यानी कि लिखना पड़ेगा ओमेगा क्रॉस RPQ, यानी कि इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं इसको हटा करके ओमेगा क्रॉस RPQ। अब जब ये वाला ट्रिपल प्रोडक्ट आप करिएगा ना तो ये हो जाता है माइनस ओमेगा स्क्वायर RP विथ रिस्पेक्ट टू Q। इसको करिएगा तो आ जाएगा। हम लोग उस केस की बात कर रहे हैं जब हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं, यानी कि ओमेगा जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होगा, यानी कि ओमेगा या तो k कैप के डायरेक्शन में होगा या माइनस k कैप के डायरेक्शन में होगा। और ये क्या दे रहा है? ये आपको दे रहा है अल्फा क्रॉस R, यानी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर एक रिजिड बॉडी है देन एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, जहाँ पर P और Q कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स है उस रिजिड बॉडी के अंदर, ये क्या होता है? अल्फा क्रॉस RPQ। तो ये वाला जो वेक्टर हो गया ये क्या हो जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है, और ये वाला वेक्टर यहाँ से आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर पोजिशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q। तो ये हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सा रूल है, ये हमने क्या डिराइव किया कि एक्सेलरेशन ऑफ P with respect to Q where P and Q are any two arbitrary points in the rigid body। Q हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास हो भी नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो क्या हो जाता है? अल्फा क्रॉस RPQ, यानी कि ये कंपोनेंट दे रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, यानी कि RPQ। तो हमने अभी ये वाला रिलेशन प्रूव कर दिया। अब इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी पता है। और हम लोग किस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं? जस्ट आफ्टर स्प्रिंग 2 इज ब्रोकन। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग 2 इज ब्रोकन ओमेगा की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, यानी कि ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, यानी कि उस पूरे रिलेशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर स्प्रिंग इज ब्रोकन ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए। तो हम लोग ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये क्या हो जाएगा? अल्फा क्रॉस R पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी। तो पोजीशन वेक्टर क्या है? L/2। अल्फा क्या है? इस डायरेक्शन में है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा।
प्लस जे डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है भाई 3g/l इंटू कर दीजिए l/2, तो ये हो जाएगा 3g/2 प्लस जे कैप। प्लस क्यों हुआ आप यहाँ से देख लीजिए, अल्फा किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है ना, क्योंकि ओमेगा भी इस डायरेक्शन में है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी इधर हो रहा है। तो जब हम लोग अल्फा क्रॉस आर करेंगे तो इस अल्फा के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर की तरफ होगा पॉइंट ए में। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट सी कितना हो जाएगा 3g/2 जे कैप अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन हमें फाइंड करना है टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, ये टोटल एक्सेलरेशन है, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी। ये समझ में आ गया। जहां पे भी कोई नोटेशन नहीं दे रखा हो इसका मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जब सेकंड सबस्क्रिप्ट नहीं लिखा हो इसका मतलब वो लैब फ्रेम या ग्राउंड फ्रेम को डिनोट कर रहा है। टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी। अब बहुत सिंपल है, इसको फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना है 3g/2 जे कैप, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना है -g/2 जे कैप, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा g जे कैप, यानी कि इस पॉइंट ए का एक्सेलरेशन है g और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है जस्ट आफ्टर द स्प्रिंग 2 इज ब्रोकन। जब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी वाले केस में अल्फा इस तरफ घुमा रहा है, तो इस अल्फा के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और कितना हो जाएगा अल्फा इंटू दिस डिस्टेंस, वो l/2 है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी कितना हो जाएगा 3g/l, तो अल्फा का मैग्नीट्यूड है इंटू l/2 डिस्टेंस, और ये कर दीजिए माइनस जे कैप। माइनस क्यों किया, क्योंकि देखिए ये रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, तो अल्फा भी इस डायरेक्शन में है, तो इस अल्फा के कारण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है पॉइंट बी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी हो गया 3g/l इंटू l/2, यानी कि हो गया 3g/2 और माइनस के साथ। तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी, यानी कि दोनों को जब ऐड करिएगा तो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, ये हो जाएगा -2g जे कैप। ये वाला जो रिलेशन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन का यूज़ मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में करूँगा। ये रिलेशन क्या बता रहा है कि अगर कोई रिजिड बॉडी है उसमें कोई भी दो आर्बिट्रेरी पॉइंट P एंड Q हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q वो किसके किसके कारण होगा, एक तो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो मान लेते हैं कि अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया ऐसे, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर, वेयर आर इज डिस्टेंस PQ। तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया अल्फा आर, और एक होगा रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो इस डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा ω² r। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये जो है बॉडी वो रिजिड बॉडी है, तो अगर आप पॉइंट Q पे बैठे हो तो आपको पॉइंट P कैसा मोशन करता दिखेगा, पॉइंट P आपको दिखेगा कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। भले उसका स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, एंगुलर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर आप पॉइंट Q पर बैठे हो तो पॉइंट P आपको दिखेगा कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में दो तरह का ही एक्सेलरेशन हो सकता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर और एक रेडियल एक्सेलरेशन ω² r। और आप जब पॉइंट Q पर बैठे हो तो पॉइंट P सर्कुलर मोशन करता ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि देखो ये जो डिस्टेंस PQ है ना ये तो कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस ना बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो Q से देखने में P का मोशन कुछ भी हो, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ये तो ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ही है रिजिड बॉडी की। तो अगर आप Q पर बैठे हो तो आपको P जो है वो सर्कुलर मोशन करता हुआ ही दिखेगा, और सर्कुलर मोशन में बस यही दो एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर और रेडियल एक्सेलरेशन ω² r। अब हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें भी आपको एक मास m दे रखा है, ले बेटा मास m यहाँ आ गया, जिसको हमने दो स्ट्रिंग से सपोर्ट कर रखा है। तो इनिशियली अगर इसका टेंशन T1 है तो इसका टेंशन T2 है, तो इनिशियली जब तक एक स्ट्रिंग कट नहीं हुआ है तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री रीजन्स एंड बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम
T1 विल बी इक्वल टू T2, और दोनों इक्वल है तो मैं T1 T2 क्यों लिखूं, मैं इसको सीधे ये ना लिख दूं, T लिख देता हूं दोनों को। इस T का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कितना है, T cos थीटा, इसका भी कॉम्पोनेंट कितना है, T cos थीटा, यानी कि 2T cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय दिस mg। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि बिफोर दिस स्ट्रिंग इज कट 2T cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो हमने फाइंड कर लिया कि टेंशन कितना है, mg/2 cos थीटा। अब सारा खेल ये हो रहा है कि इस स्ट्रिंग को मैंने काट दिया। तो जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को काटा तो काटने के बाद क्या ये टेंशन T ही रहेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब यही डिफरेंस है इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में। पिछले क्वेश्चन में हमने एक रॉड को स्प्रिंग से लटकाया था, स्प्रिंग से, और वहाँ पे मैंने घोट घोट के समझाया था कि बेटा देखो, एक स्प्रिंग को काटने के बाद दूसरा स्प्रिंग में अपने आप से अचानक से इमीडिएटली फोर्स चेंज नहीं होता है, लेकिन स्ट्रिंग के केस में ये चेंज हो जाता है। क्यों होता है मैं समझाता हूँ। पहले दोनों स्ट्रिंग था तो दोनों स्ट्रिंग में T और T टेंशन था, उसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है। अब जैसे ही एक स्ट्रिंग को कट कर दिया, इसको हमने कट कर दिया, तो इसको कट करते ही क्या होगा, यहाँ पे कुछ टेंशन होगा, मान लेते हैं T1 होगा। इस T1 की वैल्यू मैं फाइंड कर लूँगा। ये mg है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा बेटा, mg तो नीचे की तरफ लगता ही रहेगा। अब बताइए कि ये जो मास है वो एक ही स्ट्रिंग से लटका हुआ है, तो ये तो मास इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये मूव करने लगेगा। तो अब बताइए कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या ये इस स्ट्रिंग की तरफ मूव करने लगेगा? नहीं, क्योंकि हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कट करने के बाद भी ये स्ट्रिंग स्लैक नहीं हो रहा है, टाइट है। तो ये जो मास है ये स्ट्रिंग की तरफ नहीं जाएगा। ये जो मास है ये इस डायरेक्शन में भी नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसका मतलब क्या है, इस स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज कर गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्ट्रिंग है ये इन इलास्टिक स्ट्रिंग है और ये सब्सिक्वेंट मोशन में भी टाइट रहता है, स्लैक नहीं हो रहा है। तो उससे हमें क्या मिल रहा है कि ये जो मास m है इसके पास मोशन करने का सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इसी डायरेक्शन में ये स्ट्रिंग मोशन कर सकता है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और इधर अगर हम लोग आ गए तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये जो मास m है इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही मोशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये मास जो है वो स्ट्रिंग की तरफ पास नहीं जा सकता है। पास जाएगा तो ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा। ये जो मास है उस स्ट्रिंग के बिल्कुल दूर भी नहीं जा सकता है, दूर जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगा। यानी कि इस मास के पास मोशन करने का एक ही रास्ता है कि ये इस स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करे। स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग ये मास इक्विलिब्रियम में है। यानी कि स्ट्रिंग के अलोंग फोर्स कितना है, देखो T1 है इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, और इस mg का कंपोनेंट है इधर। कितना कंपोनेंट है, mg cos थीटा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट T1 इज इक्वल टू mg cos थीटा। और हमने पिछले पार्ट में दिखा दिया था कि स्ट्रिंग कट होने से पहले टेंशन कितना था, टेंशन था mg/2 cos थीटा। ये था कट होने से पहले टेंशन, ये हो गया कट होने के बाद का टेंशन। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, बिल्कुल इक्वल नहीं है। T1 ज़्यादा होगा या T ज़्यादा होगा, दोनों में से कोई भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। स्ट्रिंग कट होने के बाद एक जो इकलौता स्ट्रिंग बचा उसमें टेंशन अचानक से इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज कब करेगा? इंक्रीज करने का मतलब कि T1 इज ग्रेटर देन T, दिस इम्प्लाइज mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg/2 cos थीटा। mg कैंसिल कर दीजिए, तो ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन हाफ, दिस इम्प्लाइज थीटा इज लेस देन 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री से कम है तो कट होने के बाद टेंशन इंक्रीज करेगा, और अगर थीटा 45 डिग्री से ज़्यादा है तो कट होने के बाद टेंशन डिक्रीज करेगा, और अगर थीटा 45 डिग्री है तो कट होने के बाद
टेंशन सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन और स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि जो स्ट्रिंग होता है ना, उसमें इम्पल्सिव टेंशन आता है, जिसके कारण अचानक से झटके से, पहले देखो टेंशन था T, और जैसे ही हमने एक को कट किया तो दूसरे में टेंशन हो गया T1, और ये T1 T से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दिस एंगल थीटा।